नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य शर्मा। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद जिंदगी कीजिए और इसके लिए हम दुलार और प्यार से उसे बड़ा करते हैं और छोटी छोटी हरकतों पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको बता दें कि बच्चे के विकास के दौरान उसकी छोटी छोटी हरकतों में भी बड़ी बीमारियां छिपी हो सकती है। आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाव भाव सामान्य नहीं होते और आम बच्चों से कुछ अलग होते हैं। उनका व्यवहार भी दूसरे बच्चों से अलग होता है और ऐसे बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विकार की जो मन से उपजता है और मन में ही रहता है। जी हाँ, ये बीमारी है ऑटिज्म यानी स्वालीनता की। बता दें कि ये एक ऐसा मस्तिष्क का विकार है जिसके लक्षण 3-4 साल की उम्र तक ही प्रकट होते हैं और जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि शुरुआती दौर में ही इसे पहचान लिया जाए, क्योंकि जिसके परिवार में ये बीमारी है उन्हें तो इसकी पीड़ा मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इसे भाग्य का हिस्सा मानकर छोड़ देते हैं। ऑटिज्म क्या है, ये किस तरह का मनोरोग है और किस तरह से ये बच्चों के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या है और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है, इन तमाम बातों को आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा मस्तिष्क के विकास में बाधा डालने वाला विकार ऑटिज्म, कारण, लक्षण और उपचार। जी हाँ, ये आज के कार्यक्रम का विषय है। यदि आप किसी अपने के लिए इस समस्या का समाधान जानने की कोशिश करना चाहते हैं या आपका बच्चा सामान्य बच्चों से कुछ अलग है, आप कुछ जानना या फिर पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे जो टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। एक बार फिर आपके लिए विषय जो है दोहरा देते हैं। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है आपको बता दें। मस्तिष्क के विकास में बाधा डालने वाला विकार ऑटिज्म। जी हाँ, इसके कारण क्या है, क्या इसके लक्षण है और कैसे इसका उपचार किया जा सकता है, इस पर आज हम कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है देश के 2 बड़े विशेषज्ञ। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शेफाली गुलाटी और साथ ही साथ स्मिता पांडे। शेफाली गुलाटी जो है वो सरकारी अस्पताल एम्स में चीफ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं और इनसे आज हम स्वालीनता के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इस विषय पर लगातार काम कर रही हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर स्मिता देशपांडे मौजूद हैं। आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मनोचिकित्सा विभाग में वरिष्ठ कंसल्टेंट हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि ऐसे बच्चों के जीवन को किस तरह की सहानुभूति की आवश्यकता होती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वास्थ्य के साथ में। तो बिल्कुल, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म लेना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। मासूम बच्चे की प्यारी सी मुस्कान और तुतलाती जुबान में सिमट जाती है पूरी दुनिया जहान। जब मासूम की हर हरकत आपका दिल मोह लेती है ना? बच्चे के प्यार में हम कुछ इस कदर खो जाते हैं कि उसकी छोटी छोटी हरकतें भी हमें प्यारी लगने लगती है। इसलिए तो हम उसे नजरअंदाज भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ हरकतें ऐसी भी होती है जो न्यूरो डेवलपमेंट की श्रेणी में आती है। ऐसी ही एक बीमारी है ऑटिज्म की। ऑटिज्म यानी स्वालीनता, इसका मतलब ही है अपने आप में ही लीन रहना। यह एक दिमागी रोग है। बच्चों में पाई जाने वाली यह बीमारी दिमाग के विकास के दौरान पैदा होने वाली गड़बड़ी से होती है। इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों का शारीरिक विकास तो होता है, लेकिन मानसिक विकास धीमा हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और हर किसी से खुल नहीं पाते। देखिए इन बच्चों को। मन से परेशान ये बच्चे अपनी ही दुनिया में किस तरह खोए हुए हैं। इनके पास सुनने के लिए कान तो है और देखने के लिए आंखें भी ठीक है, फिर भी हैं बेखबर।
स्वलीनता एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मस्तिष्क के सामान्य विकास को बाधित करती है। इसमें संचार, सामाजिक गतिविधियां और व्यवहार पर असर पड़ता है। इसके लक्षण अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनमें बदलाव भी हो सकते हैं। क्या नाम है? ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित बच्चा एक ही काम को बार बार दोहराता है, खुद में खोया खोया सा रहता है। वह किसी भी बात का जवाब नहीं देता या फिर सुनकर अनसुना कर देता है। हेलो हेलो। आंखों में आंखें डालकर बात करने से घबराता है। देखिए इस बच्ची को। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? अपना नाम नहीं बताकर शब्दशः वही दोहरा रही है जो इससे पूछा जा रहा है। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? मेरा नाम क्या है? ऑटिस्टिक बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं, लोगों की ओर न देखते हैं न मुस्कुराते हैं और अपना नाम पुकारे जाने पर भी सामान्यतः कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। ऐसे बच्चे आसानी से नाराज हो जाते हैं। वे कोई काल्पनिक खेल नहीं खेल पाते बल्कि खिलौनों को सूंघने या चाटने लग जाते हैं। वह बोलते बोलते अचानक ही बोलना बंद कर देते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। वो कंप्यूटर में लाइकिंग हो ये बच्चे जो इसकी शिक्षा का है। यदि वजहों की बात करें तो दिमाग के रसायनों में असमानता, गर्भ में बच्चे का सही विकास न हो पाना और कई बार आनुवांशिकता भी इस बीमारी की वजह बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऑटिज्म के 95% कारण दिमागी संरचना में गड़बड़ी नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी रसायनों में असंतुलन का होना है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एक मानसिक अवस्था है जिसके अंदर बच्चे के अंदर 3 से 4 कोई परेशानियां मूल रूप से होती हैं। सबसे पहली सामाजिक हाव भाव में गुणात्मक हानि, जैसे हम आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये बच्चे आंख से आंख नहीं मिलाते हैं, अपने में ही गुम रहते हैं। बता दें कि जिन बच्चों में ये रोग होता है उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में असामान्य होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों का विकास तुलनात्मक रूप से धीरे होता है। साधारण बच्चा जब 6 माह का होता है तब से ही वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, उसके हाव भावों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। सामान्य बच्चे बोले गए शब्दों को सुनकर धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चे या तो बोल नहीं पाते या अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। सामान्य बच्चे पारिवारिक लोगों से मिलने पर मुस्कुराते हैं, पर ऑटिस्टिक बच्चे न तो कोई प्रतिक्रिया देते हैं और न ही किसी के आने या जाने से परेशान होते हैं। ये अपनी ही दिक्कतों के प्रति कोई क्रिया नहीं करते और उससे बचने की कोशिश भी नहीं करते। कभी कभी इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी दिखाई देती है। आज ऑटिस्टिक मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है क्योंकि अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं हो पाया है। हालांकि इस बीमारी में बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ डालूं? बताओ कहाँ डालना है? यहाँ वेरी गुड। जरूरतों के आधार पर बिहेवियर, स्पीच अथवा एजुकेशनल थेरेपी भी दी जाती है। इनके लिए काफी सारे प्रोग्राम होते हैं जिससे कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। रोग नियंत्रण और रोकथाम CDC के मुताबिक आज प्रत्येक 88 बच्चों में से एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे की ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते और वे बच्चे की अनदेखी करने लगते हैं। बता दें कि ऑटिज्म के रोगियों का जीवन काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इनकी बोलती हुई खामोशी को जरूरत होती है प्यार की, दुलार की और ऐसे लोगों के साथ की जो उन्हें समझ सके और इन स्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सके। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट उस चुनौतीपूर्ण जीवन की जिसे जरूरत है खामोशी से
बाहर निकालने की। जी हाँ, इस ओर हम सभी को कदम बढ़ाने होंगे, लेकिन उससे पहले करीब से जानना होगा ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता को। जी हाँ, हमने रिपोर्ट के जरिए भी जाना और हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी। डॉक्टर स्मिता, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ऑटिज्म के बारे में हमने रिपोर्ट के जरिए जाना है, लेकिन आप भी बताइए कि ये क्या है और इसकी जो समस्या है कितनी बड़ी है। देखिए, इसकी समस्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन ऐसा माना गया है कि इंडिया में कम से कम 20 से 30 लाख बच्चे इससे पीड़ित हैं। आमतौर से अमेरिका में देखा गया है कि इसकी जो प्रेवलेंस है वो बढ़ती जा रही है और करीब 100 में से 7 बच्चों तक इस तकलीफ से पीड़ित हो सकते हैं। इसे जितनी जल्दी पहचाना जाए और इसमें जितनी जल्दी इंटरवेंशन किया जाए उतना ही अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। तो भारत में इसका प्रमाण काफी है और अभी तक बहुत ज्यादा उसको एड्रेस किया नहीं गया है, ये दुख की बात है। बिल्कुल, ज्यादा लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में डॉक्टर शिफाली, आपसे जानना चाहूंगी कि इसका सही समय क्या होता है इलाज का, और साथ ही साथ माता पिता का इसमें क्या रोल होता है, क्योंकि अगर वो अनदेखी कर देंगे तो ये समस्या बढ़ जाएगी। उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एक अनुसंधान किया है जिसके अंदर जो फिगर है 2011 में किया गया था, वो इनक्लिन ट्रस्ट के साथ किया था, मैं उसमें भागी थी। उसका रिपोर्ट है 1 in 89 हमारे इंडिया में जो पर्सन, जो बच्चे हैं 2 से 9 साल की उम्र के बीच में, उनको ऑटिज्म माना गया था कि उसमें है, डायग्नोज हुआ है। और इस साल का जो फिगर CDC का है 1 in 59 है, और लड़कों में 4 गुना टाइम ज़्यादा पाई जाती है लड़कियों से। और जो शुरू में हमें पेरेंट्स हैं जिनको सबसे पहले सस्पेक्ट करना है, और उसके अंदर यह है कि जब भी बच्चा, जो बेसिक रेड फ्लैग्स होते हैं, जब बच्चा अगर 6 महीने पे अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, 9 महीने की से 12 महीने में बड़बड़ाना, बैबलिंग नहीं शुरू करता है, टाटा बाय बाय या अपने उंगली से दिखाता नहीं है चीज़ों को 12 महीने में, 16 महीने में एक मीनिंगफुल शब्द नहीं बोलता है, या अगर 24 महीने पर 2 मीनिंगफुल शब्द नहीं बोलता है, मतलब विद द मीनिंग, ये नहीं है कि किसी ऐसे ही कुछ शब्द बोल रहा है, या कोई भी शब्दावली आई है और उसमें वो भूल गया है, तब वो इमीडिएटली लोगों को, पेरेंट्स को, डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। और कई बार होता है बच्चे बोलते ही देर से हैं, तो कई बार ये प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कहते हैं कि नाना नानी दादा दादी बोलते हैं कि माँ बाप भी देर से बोले थे, तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो। तो इसमें इग्नोर नहीं करना है, जब ये है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जी, इनमें से कुछ भी ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो एक बार डॉक्टर को दिखाने में कुछ जाएगा नहीं, अगर दिखा लेंगे तो तसल्ली भी हो जाएगी कि बच्चा ठीक है। बिल्कुल, ऐसे में नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि माता पिता जब ये देखते हैं कि ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है, बिल्कुल, तो कई बार जो लोकल डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, बड़ा होके सब सही हो जाएगा। इस पे आप रुकिए मत। अगर आप माता पिता हैं और आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा आम बच्चों से थोड़ा सा अलग है, तो दूसरी ओपिनियन या दूसरी कोई किसी डॉक्टर से जानकारी लेने में बिल्कुल आप हिचकिए मत। इस चीज़ में जितनी जल्दी हाथ डाला जाए, जितनी जल्दी इलाज शुरू किया जाए, उतना ही अच्छा होता है। मतलब उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि समय से ठीक हो गया है, आप उसको दिखा के पूरा उसका जांच कराएंगे। जी बिल्कुल, अगर एक सैटिस्फैक्टरी आंसर एक डॉक्टर से नहीं मिल पा रहा है तो जरूरत है कि वो दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाकर उसे पूरा कंसल्ट कर ले। बेसिकली कुछ है तो अगर छोटा बच्चा है तो के बाल रोग के जो दिमाग के डॉक्टर हैं उनको दिखाए, अगर वहाँ कोई नहीं है तो बच्चे वाले को दिखाए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये ना सोचे कि उम्र से हो जाएगा, ये कई बार वो शौक ये हमेशा इग्नोर हो जाता है, काफी कॉमन। तो इग्नोर नहीं करना है। और दूसरा ये भी होता है कि वो कह रहे हैं कि आपके माँ बाप भी शाई थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, तभी ये भी नहीं बोल रहे हैं। इससे नहीं जोड़ना है हमारे बच्चे के व्यवहार को। बिल्कुल, अपने आप का अंदाजा नहीं निकालना है, जब इशू दिख रहा है तो एकदम से, जैसे डॉक्टर स्मिता ने भी बोला, संपर्क करके जी बिल्कुल, तो इग्नोर नहीं करना है। ये सारे लक्षण जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया है, इनमें से कुछ भी आपको अगर दिख रहा है तो आपको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट यहाँ पर जरूर करना है। बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और बिहार से जयप्रकाश जी ने हमें कॉल किया है। क्या है उनका सवाल, आइए जान ले। हेलो 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 जयप्रकाश जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी अपना सवाल पूछें। हेलो जयप्रकाश जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल जी जी सुना रहा है जी। मेरा लड़का 12 साल का है जी। जी, मेरा सवाल ये है, मेरा लड़का 12 साल का है
और वो अपने में खोया खोया रहता है और उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है। मतलब वैसे सब कुछ बोलता है लेकिन आम लड़के जैसा नहीं है। और मैं 12 साल से दवाई करा रहा हूँ, उसका मतलब थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। क्या हो पाएगा सही? बिल्कुल, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, अगर 12 साल का है, क्या ये स्कूल जा रहा है, इसकी पढ़ाई लिखाई में तीव्रता कैसी है, बाकी बच्चों के साथ खेलता है क्या, और अपने परिवार वालों को पहचान कर उनसे प्यार से मेल जोल करता है क्या, ये सारी चीज़ें सोचनी है। नहीं, पढ़ने लिखने नहीं जाता है वो। और ये प्रॉब्लम शुरू से है कि अभी आई है बाद में, ये भी इम्पोर्टेंट है बात कर समझना। ये शुरू से ही ऐसा है कि अभी ये बदलाव आया है कुछ टाइम से, कि जन्म से ही ऐसा है। जयप्रकाश जी, आप पहले तो टीवी का आवाज कम कर दे, टीवी पर ध्यान मत दे, पहले फोन पर। दवाई कराया है 6 साल से तो कुछ बदलाव हुआ है भैया। इसे हो सकता है इसमें ऑटिज्म का विकार की प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसमें जब होता है तो बच्चों को शुरू से होता है, लेकिन अगर हम इग्नोर करते हैं, पता नहीं चलता है, अगर करते हैं कि तो बाद में भी पता चलता है, लेकिन शुरू से ही होगा। शुरू जब इसमें ऑटिज्म में होता है तो ये जो सामाजिक हाव भाव है और जो संचार है उसमें हानि शुरू से रहेगी। मोस्टली जो हमारे बच्चे होते हैं उसमें भी मानसिक विकलांगता भी होती है अधिकतर बच्चों में, और कईयों में बहुत चंचलता भी साथ में होती है, और उनके साथ में कुछ इनके रिपीटेटिवली जो दोहरावनीय व्यवहार होते हैं वो भी होते हैं। कभी कहीं बच्चा अपना हाथ को शेक करता रहेगा, अपनी बॉडी को, शरीर को हिलाता रहेगा। अब मैं अपना हाथ हिला रही हूँ पर मैं आपसे बात करते हुए कर रही हूँ, तो ये इन रिस्पॉन्स टू बात करना है, लेकिन वो ऐसे ही फजूल में हाथ हिलाएगा या अपने पंजों के बल चलता रहेगा। वो सारी चीजें अब नॉर्मल बिहेवियर भी हो सकते हैं। तो अगर ये है तो ये ऑटिज्म हो सकता है, लेकिन वो डॉक्टर ने पूरा देखना है, जैसे आपको डॉक्टर स्मिता ने भी बताया कि और क्या चीजें हैं वो देखनी है, और ये है कि शुरू से है कि अभी आया है, क्योंकि ऑटिज्म जो है वो शुरू से ही रहेगा, लेकिन चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ऑटिज्म के लक्षण है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ही है, हर बच्चा चंचल हो सकता है। और ये बच्चे जो होते हैं शुरू में कई बार अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते, लेकिन जो बच्चा शैतान है वो भी नहीं करेगा कई बार। तो बेसिकली जो भी ऑटिज्म के फीचर्स और लक्षण हैं वो हर बच्चे में हो सकते हैं, लेकिन हम टिपिकल नॉर्मल बच्चा तो बोलते ही नहीं, नॉर्मल अब नॉर्मल। अब ये कहते हैं कि जो बाकी बच्चों के जरा टिपिकली डेवलप कर रहे हैं उन बच्चों में भी हो सकते हैं, लेकिन जब वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में ये प्रॉब्लम वाले रहे, क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स रहे, जो अपने में घूम रहा है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में रह रहा है, तब ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हम इन्हें सलाह दे दें कि एक बार एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के उसको दिखा लें। न्यूरोलॉजिस्ट को या मनोरोग विभाग में भी जो बच्चों का क्लिनिक होता है उसमें जरूर दिखा दें और अपनी सेटिस्फेक्शन कर लें। अगर उन्हें लगता है कि जहाँ से वो इलाज करा रहे हैं वो उनको समाधान नहीं हो रहा है उससे, तो उससे और ऊपर वाला जो सेंटर है उसमें जाएं, उसकी जांच कराएं और बच्चे की जितनी भी मदद कर सकते हैं कर सकें। ये भी मैं बता दूं कि अगर बच्चे में कोई विकलांगता है तो उसके लिए खास प्रावधान है जिसकी वजह से जिसके थ्रू वो बच्चे की मदद और भी हो सकती है। पर वो जड़ तक जाना जरूर है कि बीमारी है क्या। बिल्कुल। तो देखिए जयप्रकाश जी, आप के लिए हमारी जो दोनों विशेषज्ञ उन्होंने सलाह दे दी है कि आप एक बारी डॉक्टर के पास जाकर अच्छे से अपने बच्चे का पूरा ट्रीटमेंट या फिर टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद जो संभव इलाज है वो वहां पर आपको बता देंगे। बिल्कुल। तो जैसे जयप्रकाश जी की समस्या का समाधान हमारे विशेषज्ञों ने पहुंचाया है उन तक, और आपके भी जो समस्याएं हैं, जो सवाल है, उनका जवाब आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मजा ये देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस,
वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। इस बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहली बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहां इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। ब्रेक के बाद हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता के बारे में। अगर आपके पास इस समस्या के संबंध में कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारी दो बड़ी विशेषज्ञ मौजूद है। और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या है उनका सवाल, आइए जान लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ मैडम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा 2 साल का है जी। मैडम उसको ठंडी गर्मी कभी पसीना निकलता रहता है मैडम। उसको ठंडी और गर्मी में पसीना निकलता है मैडम। उसको क्या निकलता है? पसीना निकलता है। जी हाँ, और खाना अच्छे से खाता नहीं मैडम। वो अच्छे से खाना भी नहीं खाते हैं और भी कुछ लक्षण निकलता रहता है मैडम पसीना। जी बिल्कुल। तो ऐसे में बोलता है, कुछ बोलता है? हाँ मैडम बोलता कहीं है मैडम। बोलता सही है, चलता सही है जी। ठीक है, तो उसको ऑटिज्म का लक्षण तो नहीं है, पर जो ये कई बच्चों को कुदरती पसीना ज्यादा आता है, लेकिन एक बार बच्चों के डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि कई बार होते हैं कोई चीजें मिस हो रही होती हैं, हमें पता नहीं होता है, तो एक बार बच्चों के डॉक्टर को दिखा दीजिए। उसको ऑटिज्म से या स्वलीनता से रिलेटेड नहीं है, पर एक बार वो जांच कर लें। पर अदरवाइज जनरली जो पसीना ज्यादा आने के कई बच्चों में कुदरती होता है, कुदरती भी हो सकता है। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर स्मिता आपके पास आना चाहूंगी कि अक्सर क्या होता है, जानकारी के अभाव के कारण काफी लोग जो है ऑटिज्म को मेंटल रिटार्डेशन से जोड़ देते हैं और साथ ही साथ कई बच्चों के जो माता पिता होते हैं उनको तो तब पता चलता है जब उनका बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। उससे पहले तो वो लक्षण पहचान ही नहीं पाते और कुछ ऐसे होते हैं जो इसे भाग्य का हिस्सा मानकर छोड़ देते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ऑटिज्म में जो बच्चे होते हैं उनको कई बार बुद्धि की कमजोरी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, एक तो बुद्धि की विकलांगता और दूसरे ऑटिज्म या स्वालीनता जी। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल एक बीमारी होती है। उन बच्चों का इलाज थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर बुद्धि की कमजोरी नहीं हो तो बच्चा और ज़्यादा बुद्धिमान हो तो समझ भी सकता है और अच्छी तरह से उसका इलाज भी हो सकता है। अगर उसके साथ साथ बुद्धि की कमजोरी भी हो तो भी माता पिता ने हार नहीं माननी चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज़ में कुछ न कुछ राहत, कुछ न कुछ सलाह, कुछ न कुछ मदद ज़रूर मिल सकती है, जिससे बच्चे का जीवन भी सुधर सकता है और माता पिता का जीवन भी सुधर सकता है। तो इसलिए माता पिता ने ये बच्चा ऐसा ही है या बच्चा ये पागल है इस तरह से सोचकर छोड़ देना नहीं चाहिए। आखिर वो बच्चा बड़ा होगा और उस बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो केवल माता पिता पर ही पड़ेगी। तो अगर उसको पहले से ही उसके जीवन को ज़्यादा और सुधारने की कोशिश करें, उसे इस तरह से ट्रेनिंग दें कि कम से कम वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना ध्यान खुद रख सके, तो माता पिता को उसमें फ़ायदा ही है। बिल्कुल। तो वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए माता पिता का जो रोल हो जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, अहम हो जाता है। और साथ साथ में जैसा मैंने कहा था कि कानून में इन चीज़ों के लिए काफ़ी मदद है। इन बच्चों के लिए अगर सचमुच में इन्हें बौद्धिक विकलांगता है, बुद्धि की कमी है या ऑटिज्म है, तो इनको जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह करके, अगर विकलांगता है तो उसका सर्टिफिकेट बना के स्कूल में दे देना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में स्कूल में भी स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों के लिए वो कुछ सहायता करें और अलग अलग किस्म की सहूलियत दें और
जो स्कूल बोर्ड्स होते हैं वो भी इन बच्चों के लिए अलग अलग किस्म की सहूलियत देते हैं, जिससे कि आगे बच्चे पढ़ करके कुछ ना कुछ बन सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये जिंदगी भर की जो आप एक लांछन या कुछ कलंक मत मानिए, ये एक कुदरती चीज है जिसमें अगर आप इंटरवेंशन करें तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा और जैसे जैसे इंटरवेंशंस इफेक्टिव होंगे वैसे वैसे उसे मदद होने लगेगी। तो आप ये इस बच्चे को बच्चा करके देखिए मत, ये देखिए कि एक पोटेंशियल एडल्ट है और जब वो वयस्क हो जाएगा तो वो अपने पैरों पर खड़ा रह सके और अपनी जिंदगी ठीक से जी सके। इसके लिए शुरुआत में ही बहुत सपोर्ट की जरूरत हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर शिफाली, आपसे जानना चाहेंगे, आप एम्स में न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वहाँ पर इस डिपार्टमेंट के लिए क्या कोई ऐसा संपर्क करने के लिए कोई टोल फ्री नंबर भी है जिसके जरिए जो अभिभावक यहाँ पर अगर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो वहाँ पर कर सके? दो चीज़ें हैं हमारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड एडवांस रिसर्च एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में, जिसमें ऑटिज्म पे काफ़ी अनुसंधान चल रहा है, और हमारा एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। वो सिर्फ ऑटिज्म के लिए नहीं है, वो और भी चाइल्ड न्यूरोलॉजी की सारी बीमारियों के लिए है, जो कि है 1800-11-776 जी। तो और एक और है कि हमारी वेबसाइट है जिसके बाद 3W डाल के www.ped मतलब बच्चा, NEURO मतलब दिमाग, AIMS और दोबारा रिपीट करती हूँ 3 बार W, उसके बाद डॉट, फिर PED बच्चा, उसके बाद NEURO न्यूरो और AIMS.org। उसमें पेरेंट्स कॉर्नर है, उसमें हिंदी और इंग्लिश में ऑटिज्म और 15-20 और दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के पेरेंट इंफॉर्मेशन बुकलेट्स हैं, वीडियोस हैं, जो पेरेंट्स देख के अपने मोबाइल फोन से देख के उसमें समझ सकते हैं। और ये टोल फ्री नंबर पे 24/7 टोल फ्री है जी। तो 24/7 टोल फ्री नंबर है एम्स का, और जहां पर आप कॉल कर सकते हैं और ऑटिज्म के बारे में और साथ ही साथ तो जो दूसरी मस्तिष्क संबंधी विकार है उनके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। 1800-11-777-6 ये नंबर है, एक बार आपके लिए दोहरा देती हूँ, 1800-11-777-6 ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप दिन में कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे में कोई भी आपको ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं तो वहां पर आप भी फोन करके जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो इस नंबर पर कॉल करके वो बहुत ही अच्छे से सहायता हासिल कर सकते हैं। और हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी इस वक्त एक कॉल आया हुआ है, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैम, मेरा लड़का जो है वो 3 साल का है जी? और उसको जन्म से हसफूस करके डिसीज था, जिसके वजह से वो डेवलपमेंट पूरा डिले हो चुका है। हमने कई तरह की ट्रीटमेंट की लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ये जो डेवलपमेंट है आप उसमें कह रहे हैं कि बोलना कैसे तब शुरू किया, मतलब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बोलना की बात और दूसरा समझना और चलना किस चीज में डिले हो रहा है? नहीं, वो तो मैडम बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा। बात ही नहीं कर रहा है, वो खड़ा भी नहीं हो रहा है, अपने पैर पे लेटा ही रहता है। ऐसा है कि अगर बोल भी नहीं रहा है, कुछ शब्द बोलने भी नहीं शुरू किए, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जो हर्षप्रंग डिजीज है वो आंतों की बीमारी है। उससे जब भी कोई क्रॉनिक बीमारी होती है उससे हमारे शारीरिक का फिजिकल विकास नहीं होता है, डिले होता है, और चलना और बैठना और चलना भागना भागना सब में डिले हो सकता है। लेकिन अगर ये बोल भी नहीं रहा है तो उसके लिए जांच करवाना जरूरी है। तो आप एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को प्लीज दिखाएंगे ताकि वो समझ पाएंगे कि क्या इशू है, ठीक है? लेकिन ये ऑटिज्म नहीं लगता है, लेकिन इसको होगा अभी कोई ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं, जो कि समझना पड़ेगा कि किस कारण से है। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं आज के कार्यक्रम में सामने निकल कर आ रही हैं और इन पर और भी चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञों से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्वस्थ किसान। सितारों की दुनिया, सुरों की मिठास, फिल्मी सफर का हर एक मोड़, लेजेंड्स की कुछ दिलचस्प बातें, अदाकारी, अंदाज और अदाएं सिर्फ हमारी जुबानी। तो देखना न भूलिए चित्रहार, हर शुक्रवार रात 9:30 पर। आइए चलें हाथ धोने की सही और वैज्ञानिक विधि सीखें। हाथ धोना रोगों से बचने की सबसे आसान और असरदार
प्रक्रिया है। साधारण तरीके से हाथ धोने पर हाथों के कई हिस्सों में कीटाणु रह जाते हैं जो बाद में बीमारी पैदा कर सकते हैं। अतः हमें क्रमबद्ध तरीके से हाथों के सभी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। हाथ धोने से पहले अंगूठी और घड़ी उतार दें और अपने नाखूनों को हमेशा छोटे रखें। अब दोनों हाथों को अच्छी तरह से पानी से गीला करें और एक हाथ की हथेली में अगर हो सके तो लिक्विड सोप, और अगर लिक्विड सोप न हो तो साधारण साबुन की बट्टी से दोनों हाथों को अच्छी तरह से झाग बना लें। अब उंगलियों के पोरों के बीच की सफाई के लिए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरह से लें और आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह साफ कर लें। हथेलियों की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को मिलाएं और अच्छे से रगड़ कर साफ करें। हाथ के पिछले हिस्से की सफाई के लिए एक हाथ की हथेली को दूसरे हथेली के पिछले हिस्से पर रखकर अच्छी तरह साफ करें। उंगलियों के बीच की सफाई के लिए दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उनकी उंगलियों को आपस में जोड़ें या इंटरलॉक करें और अच्छी तरह साफ करें। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि उंगलियों के बीच साबुन अच्छी तरह चला जाए। नाखूनों और उंगलियों के पिछले भाग की सफाई के लिए दोनों हाथों को इस तरह पकड़कर घुमाते हुए साफ करें। अंगूठे की सफाई के लिए एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की हथेली से इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ करें। अब हाथों की कलाई को साफ करने के लिए एक हाथ की कलाई को दूसरे हाथ में इस तरह पकड़ें और गोल गोल घुमाते हुए साफ कर लें। अब दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। नल को तेज खोल दें और दोनों हाथों के साबुन को अच्छी तरह बहते हुए तेज धार से साफ कर लें। नल बंद करने से पहले नल की टोटी के या ऊपरी सिरे को भी साफ कर लें। साबुन को सुखाकर रखने के लिए ऊंचे स्थान पर साबुनदानी का प्रयोग कर लें। अब दोनों हाथों को पोंछने के लिए केवल साफ तौलिया या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। दस्ताने पहनने के पहले भी हाथ अवश्य साफ करें, क्योंकि ऑपरेशन या कोई प्रक्रिया करते समय दस्ताने फट सकते हैं और गंदे हाथों के कीटाणु संक्रमण फैला सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म पर चर्चा कर रहे हैं और लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं। और इस वक्त भी बिहार से भारत भूषण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए उनका सवाल जान ले। हेलो हेलो जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? 2 साल का मेरा एक बच्चा है जी। वो जब 2 साल का मेरा एक बच्चा है, वो जब जन्म लिया ना तो रोया नहीं। फिर उसको हम आईसीयू में डलवा दिए ले जाके। मशीन पे डाला था क्या? मशीन पे सांस के लिए डाला था क्या? जी, सांस लेने के लिए मशीन पे डाला था जब आईसीयू में ले गए थे क्या? जी वहाँ पे डाला था, लेकिन उसको पहुँचने में हमको लगा, जन्म से वहाँ पहुँचने में हमको 3-4 घंटा लगा। उसके बाद आईसीयू में डाला गया, फिर 6 दिन तक आईसीयू में रहा वो बच्चा। जी बच तो गया, लेकिन 2 साल हो गया, अभी तक बढ़िया उसका विकास नहीं लग रहा है मस्तिष्क का। और दूसरा यह है कि वो अभी तक बैठता नहीं है। हम उसको फिजियोथेरेपी भी करवा रहे हैं। भैया उसको जो परेशानी है ना, जैसे हमें समझ में आ रही है, जन्म के टाइम देर से रोने पे दिमाग में जो ब्लड सप्लाई कम होती है उसकी वजह से डैमेज हुआ है। तो उसको अभी जो प्रॉब्लम है वो ऑटिज्म से रिलेटेड नहीं है, पर उसका जो विकास कम है। तो एक बच्चों के विशेषज्ञ को दिखाइए, तो वो आपको बताएंगे कि इसके साथ और क्या चीज़ें करनी है। तो एक्सरसाइज वगैरह कराना है, अर्ली स्टिमुलेशन कराना है। और आप वो जो वेबसाइट बोला था उस पर जाएंगे तो अर्ली स्टिमुलेशन का वीडियो हिंदी इंग्लिश सब में है, तो आप थोड़ा सा देखिए जब तक आप जाते हैं डॉक्टर के पास। और वहाँ सेरेब्रल पॉलिसी का भी बुकलेट है हिंदी का, वो डाउनलोड करके आप पढ़िए और उसके बाद लेकिन डॉक्टर को संपर्क करिए, तो वो बताएंगे उसके बारे में। जी बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और इसी के संबंध में एक मेल भी आई हुई है यहाँ पर डॉक्टर मेरे पास। भिवानी से साधना सिंह जी ने मेल लिखी है और ये लिखती हैं कि हमारी बेटी जन्म लेने के बाद रोई नहीं थी। अभी वो 10 साल की है लेकिन बहुत कम बोलती है। इसके अलावा अगर बात करें वो व्यवहार की, तो वो सामान्य बच्चों की तरह ही करती है। इलाज कराने से बच्ची में काफ़ी सुधार तो आया है, लेकिन वो अभी भी ठीक से बोल नहीं पाती है।
आप लेकिन जो कह रहे हो कि व्यवहार सही है, हम एक चीज दोबारा रिटरेट करने चाहते हैं, जो ऑटिज्म और स्वालीनता बीमारी है, इन बच्चों में शारीरिक विकास नॉर्मल होता है, वो चलते दौड़ते सब कुछ सही है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। उसके अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, जो हमारी सामाजिक आवभाव होती है, हम आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की खुशी और गम को कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते। तो मोस्टली माँ बाप उसके ऊपर गेस वर्क ही करते हैं कि बच्चा बोलना क्या चाह रहा है, तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विच इज देयर। और साथ में अब नॉर्मल इनकी जो रिपीटेटिव दोहरावनीय व्यवहार होते हैं, लेकिन जो इनके बच्चे को हो रहा है कि वो बोलने में डिले हो रहा है, तो उसको एक बार दिखाना पड़ेगा, तो उससे जो रिलेटेड है इट शुड, क्योंकि व्यवहार में सही है तो ऑटिज्म रिलेटेड नहीं है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो डॉक्टर स्मिता और डॉक्टर शिफाली, आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कौन से वो स्पेशलिस्ट हैं जिनको दिखाना चाहिए, क्योंकि जानकारी नहीं हो पाती है। मनोरोग विभाग में दिखा सकते हैं, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विभाग में बच्चों का क्लिनिक जरूर चलता है, ये कानूनी तौर से जरूरी है। तो हर बच्चे के क्लिनिक में जो मनोरोग विभाग होता है उसमें बच्चे का क्लिनिक होता है, और उसमें बुद्धि की जांच, विकास की जांच, जो भावनात्मक जांच वगैरह होती हैं, वो सारी उनकी सुविधाएं उनके पास होती हैं, और उससे इस बच्चे के लिए क्या किया जा सकता है ये देखा जा सकता है। हो सकता है कि बच्चा कुछ थोड़ा सुन न पाता हो या कहीं थोड़ी सी देखने में कमी हो, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। बेसिकली जब बच्चों में व्यवहार की उतनी प्रॉब्लम नहीं, तो एक बार अब मनोरोग में दिखाएंगे, लेकिन बच्चों वाले डॉक्टर को जरूर दिखाना है। तो स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी नहीं, डायरेक्टली नहीं जाना, थेरेपिस्ट को डॉक्टर भेजेगा, बच्चों वाला डॉक्टर मनोविभाग वाला देखेगा, लेकिन डॉक्टर को दिखाएंगे, थेरेपिस्ट के पीछे आपने अब डायरेक्टली नहीं जाएंगे। पहले बच्चे के जरा बोल नहीं रहे हैं, हमें मर्ज तक जाना है कि क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है। जी बिल्कुल। तो देखिए क्या वो आपका पूरा स्टेप्स होने चाहिए, वो हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। शुरुआत में आपको किस डॉक्टर को दिखाना है और उसके बाद उनके कहे अनुसार ही आपको इलाज आगे बढ़ाना है। इसी के साथ हम भी आगे बढ़ लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभुलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। आइए उनका सवाल जान ले। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा एक नाती है, अभी स्वस्थ है, 4 साल का है जी, और उनके नाना को मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम है, वो 20-25 साल से टेबलेट ले रहे हैं, और उनकी माँ को भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था पढ़ाई के टाइम, अब वो माँ बन गई है, तो बच्चे के ऊपर कुछ असर अनुवांशिक हो सकता है क्या, मानसिक का? जी बिल्कुल, क्या ये अनुवांशिक हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। जी बताएं डॉक्टर स्मिता। देखिए, अनुवांशिकता काफी सारी बीमारियों में होती हैं, शारीरिक बीमारियों में भी होती हैं और मानसिक बीमारियों में भी होती हैं। मानसिक बीमारियों में अनुवांशिकता उतनी ज्यादा नहीं होती, आप उससे घबराइए मत। और क्योंकि उसके नाना को भी तकलीफ हुई थी और माँ को भी तकलीफ हुई थी, लेकिन उस तकलीफ से वो कुछ हद तक निकल चुके हैं, और इसीलिए माँ फिर शादी भी कर पाई और बच्चे को भी देखभाल कर रही है। तो अनुवांशिकता के डर से इस बच्चे को आप इसको सिंगल आउट मत करिए, इनको ऐसा अलग थलग मत करिए। ये बच्चा आम बच्चों की तरह है, हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज जरूर है, कुछ ना कुछ निवारण जरूर है, जब होगा तब देखा जाएगा। पर पहले से ही डर के मारे उस बच्चे को एक तरफ अलग थलग करके उसको एक कलंक मत लगाइए। नहीं, और डर भी अंदर नहीं लगाइए दिल में, लेकिन कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर को दिखाएंगे। बिल्कुल, अगर लगा कि ये कुछ तकलीफ हो रही है, ये बाकी लोगों से थोड़ा अलग थलग होने लगा है या कोई अजीब सी हरकतें करने लगा है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से सलाह जरूर करिए। लेकिन पहले से ही इस डर के मारे कि ये बीमारी हो सकती है, माँ में बीमारी है, तो माँ को भी एक तरह से एक सिग्नल लगा दिया है, ऐसे मत करिए। जी बिल्कुल डॉक्टर। ऑटिज्म के ऊपर देखा जाए तो ऑटिज्म में कुछ आनुवांशिक कारण हैं और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें सिंपल मैथ्स नहीं है, क्लियर नहीं है कि क्या है। अभी भी ऑटिज्म क्यों हो रहा है वो पहेली है, लेकिन कुछ आनुवांशिक कारण है। अगर एक फैमिली में किसी के लड़की को ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में रिस्क 7% है दूसरे बच्चे को ऑटिज्म होने का। अगर एक लड़के को है तो अगली प्रेगनेंसी में 4%, पर अगर 2 बच्चों को ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में 25%, 20 से 25% है। अभी रेलेवेंस इनके सवाल से ही आया कि हमने देखा है कि 18% फैमिलीज में कोई फैमिली हिस्ट्री ऑटिज्म की नहीं है,
लेकिन उनके अंदर मानसिक प्रॉब्लम देखी गई है फैमिलीज में, या कुछ व्यवहार में प्रॉब्लम देखी गई है। तो इसलिए अगर कभी भी कोई भी बच्चे में प्रॉब्लम दिखे तो इमीडिएटली इग्नोर नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द ही हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल बोल रहा हूं। मैं आज अपने किसान भाइयों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के दो तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं ऑटिज्म पर। तो आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर स्मिता कि जन्म के कितने महीनों के बाद बच्चे का जो बोलना है वो शुरू हो जाना चाहिए? देखिए, बच्चे की सबसे ज़्यादा पहचान वगैरह तो बहुत जल्दी होने लगती है। आंखों से आंखें मिलाना, बातचीत करना, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बोलना, ये सब तो काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन अगर ये टाइम से शुरू नहीं हुआ, और आमतौर से ये देखिए कि परिवार के दूसरे बच्चों में कब शुरू हुआ है, और एक के बाद एक अच्छी तरह से बढ़ रहा है या नहीं, इस तरह से देखना पड़ेगा। क्योंकि एकदम हार्ड एंड फास्ट अगर आप देखें, एक जैसे 2 महीने 3 महीने एक एक करके आप अगर गिनती करने लगे तो उससे ज़्यादा परेशानी ही होती है। क्यों डॉक्टर शेफाली? 3 महीने पे जनरली आप जब बच्चे से, छोटा बच्चा है, अभी राजेश जी ने रिपोर्ट में दिखाया था कि बच्चे के साथ मम्मी और पापा कोई स्माइल कर रहे हैं और बच्चा स्माइल कर रहा है, तो जनरली वो सोशल स्माइल जो है वो 3 महीने पे आती है। 6 महीने पे वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है। 9 महीने पे से वो बड़बड़ाना शुरू करता है। अगर मैंने पहले भी जैसे बोला था, 12 महीने पे रेड फ्लैग्स होते हैं। कोई एक नहीं है कि आज जैसे कोई बोल रहे हैं कि 12 महीने पे हुआ है, ये नहीं कि 12 महीने तक नहीं हुआ तो अगले दिन आपके लिए रेड फ्लैग हो गया। तो ये जो रेड फ्लैग है, ये नॉर्मलसी को देख के कि जो अगर 9 महीने से बढ़वाना शुरू कर रहा है, अगर लेकिन 12 महीने तक नहीं बढ़वा रहा, 12 महीने तक जैसे उंगली से नहीं दिखा रहा मुझे ये पसंद है जी, 16 महीने पे 1 शब्द नहीं बोल रहा, 24 महीने पे 2 शब्द नहीं बोल रहा, या कभी कुछ बोलना शुरू करके भूल गया है, दैट्स ऑल इमीडिएट यू हैव टू, रेड फ्लैग मतलब अलर्ट होने का सिग्नल है। These are the alarms. रेड अलार्म, हाँ, हम रेड फ्लैग्स कह रहे हैं, वो अलर्ट हो जाना, अलर्ट होना बिल्कुल, इट इज अ रेड लाइट कि भैया आप डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि बड़बड़ा 9 महीने से चल रहा था, शुरू करना चाहिए। पर अगर 12 तक नहीं किया, उसके बाद तो भाई अलार्म है कि डॉक्टर के पास जाओ। ये मत सोचो कि आपका वो नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करा, चुप चुप है, तो माँ बाप भी शाई थे, वो नहीं बात करते थे, वो बिल्कुल इस पे नहीं जाना है। तो कभी इग्नोर नहीं करना है, ऑलवेज बेटर टू शो। बिल्कुल, बच्चों के डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, माइलस्टोन से कंपेयर करेंगे वो। बिल्कुल, तो ये सारे अलार्म्स हैं जिनके लिए हमें एक्टिव हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टर का जो है रुख कर लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर स्मिता, अब आपसे जानना चाहूंगी, आमतौर पर बच्चों में हाइपर एक्टिव और एक ही तरह का व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो क्या माना जाए इसे हम मानसिक रूप से देख सकते हैं? देखिए,
छोटे छोटे बच्चे तो वैसे ही चुलबुले होते ही हैं और एक जगह बैठते नहीं हैं, खेलते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। और हमेशा जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चा जो होता है वो अपने जो आसपास में व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है और उनसे बातचीत करना, उनका ध्यान अपनी ओर करना, ये ज़रूर करने की कोशिश करता है जी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही एक जगह ना बैठे और चाहे कहीं भी हो वो चुलबुला सा ही रहे और यहाँ तक कि उसकी नींद भी कम होने लगे, वो किसी चीज़ पर ध्यान ना दे पाए, किसी चीज़ पर एक चीज़ पर ही लग ना पाए, तो उसे फिर हम लोग हाइपर एक्टिविटी कहेंगे और अटेंशन डेफिसिट कहेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि ध्यान ना लगा पाना, क्योंकि ये जो चुलबुलापन है ये कई तरह के बच्चों में देखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ध्यान भी नहीं लगा पाता और बिल्कुल ही नहीं लगा पाता, यहाँ तक कि स्कूल में भी वैसी हालत होती है। अगर बच्चों में खेल रहा होता है तो अपनी टर्न के लिए रुक नहीं पाता, हड़बड़ी में रहता है हमेशा ही। तो इस तरह का अगर देखा गया तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह करनी चाहिए, मनोरोग विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह करें। हो सकता है कि दवाई बहुत छोटे बच्चे में हम ना शुरू करें, लेकिन ऐसे बच्चों में बाकी जो इलाज कर सकते हैं जिससे कि उसकी जो हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन डेफिसिट कम होने लगे, वो जितनी जल्दी हम लोग शुरू कर सके उतना अच्छा है जी। तो टिपिकली और साथ साथ ऑटिज्म में भी ये अटेंशन डेफिसिट पाया जाता है। तो अगर दो तकलीफें हुई तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ न कुछ समाधान ढूंढा जाए। जी बिल्कुल। ये जो चंचलता हाइपर एक्टिविटी है वो सिचुएशनल होता है टिपिकली डेवलपिंग बच्चों में, पर ये जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम रहे तो चिंता का विषय हो जाता है। चिंता का विषय हो जाता है। और जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज है वो अगर सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, अब एक बच्ची को बारबी डॉल पसंद है, बच्चों लड़के को पसंद है कार, लेकिन अगर वो एक कार के पहिए से ही खेलता रहेगा, अगर टॉफी के रैपर्स को इकट्ठा करता रहेगा, सीधे सीधे लाइन से सारे खिलौने लगाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम कर रहा है, तो ये तभी वो अबनॉर्मेलिटी प्रॉब्लम चिंता का विषय हो सकती है और उसमें हम सबको अलर्ट हो जाने की जरूरत हो जाती है। और ये जब छोटे बच्चों में जब प्रॉब्लम है तो एक इंश्योर करना है कि बच्चों के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, बच्चों के डॉक्टर को जरूर कांटेक्ट करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से श्वेता जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, आइए उनका सवाल जान ले। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है जी। मैम मेरा ये सवाल है मैम, एक्चुअली मैं 8-9 साल से एक मेंटल प्रॉब्लम से परेशान हूँ। मुझे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने एनालिसिस करके डिप्रेशन और ओसीडी बताया। मैम उसके लिए कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट है या नहीं, मुझे ये पता करना है। जी डॉक्टर स्मिता क्या कहेंगी आप इनको? देखिए अभी तो हम लोग ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मानना है, ये तो है कि डिप्रेशन एक बहुत ही आम बीमारी है और बहुत लोगों को हो जाती है। ओसीडी अगर पहले से हो और उसमें कॉम्प्लिकेशन डिप्रेशन का हो तो वो ज़्यादा जटिल बन जाती है समस्या। लेकिन इसमें 2 किस्म के इलाज ज़रूरी हैं। एक तो दवा है, परफेक्ट का मैं समझ में नहीं आई। परफेक्ट दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, दुनिया खुद ही परफेक्ट नहीं है। लेकिन दवा करें और दवा के साथ साथ जो काउंसलिंग और बाकी जो इंटरवेंशंस डॉक्टर आपको बताते हैं आपकी तकलीफ कम करने के लिए, उसका ज़रूर पूरी ध्यान से उस पर अमल करें और पूरी ध्यान से वो बार बार अपने जीवन में उसको रिपीट दोहराते रहें। क्योंकि अगर डॉक्टर कुछ कहता है कि ये करें या ये ना करें और आप एक बार करके सोचते हैं कि अब हो गया, अब मुझे सब ठीक हो जाना चाहिए, दवा खाई 4-6 महीने खाई और बस हो गया, मैं ठीक हो गई, ऐसा मत सोचिए। डॉक्टर पर थोड़ा भरोसा कीजिए। और हमारी जो बीमारियां होती है, मनोरोग बीमारियां थोड़ी सी लंबी चलती हैं, इसलिए इसका इलाज भी काफ़ी लंबा चलता है। तो गुड इनफ, परफेक्ट की बजाय आप गुड इनफ सोचिए कि ये ऐसी दवाई हो जिससे आप अपनी आम जिंदगी और सामाजिक परिवेश में ठीक ठाक चलते रहें, ठीक से अपना जीवन व्यतीत कर पाए और नॉर्मल डे टू डे चीजें कर पाए। बिल्कुल, आप ऑटिज्म के बारे में मैं 2 चीजें बताना जरूर चाहूंगी। जी बताएं। हमारे जो माता पिता हैं वो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा उलझ जाते हैं बच्चे की तकलीफ में और इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार होते हैं। तो आजकल अनसाइंटिफिक और बिना किसी वजह के किसी ने कोई ना कोई इलाज और इस तरह की एडवर्टीजमेंट बहुत आती हैं, उसमें आप फंसे नहीं। आप किसी अक्रेडिटेड डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे क्लिनिक में जाएं, और ये लंबा रास्ता है, ये एक दिन में ठीक नहीं होने वाला। तो स्टेम सेल्स
या कहीं वैक्सीनेशन, कहीं किसी किस्म की डाइट हो, किसी किस्म का खाना पीना हो, इन चीज़ों से ऑटिज़म पर असर नहीं पड़ता। तो आप उस फंदे में मत फंसिए। आप ये सोचिए कि इस बच्चे को बड़ा होना है, इसलिए एक एक दिन जैसे नॉर्मल बच्चे के लिए आप बिताते हैं, उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, इसी तरह से आपका जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसके लिए भी उतनी ही मेहनत करनी है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये जागरूकता बेहद होनी चाहिए, ज़रूरी हमारे जो माता पिता हैं उनमें। मैं देख रही हूँ एक और मेल यहाँ पर आ गया है। डॉक्टर, राजस्थान से रेनू खंडेलवाल ने मेल लिखा है और ये लिखती हैं कि ऑटिज्म का कारण क्या है, इसका इलाज क्या है और क्या बच्चे को म्यूजिक थेरेपी करवाई जानी चाहिए इसमें? आपको जैसे बताया था, ऑटिज्म के अंदर कुछ आनुवांशिक है, कुछ एनवायरमेंटल है, अभी क्लियर है नहीं, बहुत सारे चीजें चल रही है और जेनेटिक भी बहुत चल रहा है। तो बेसिकली, और इसका एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस के लिए कुछ फैंसी टेस्टों की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसके लिए बच्चे को देख के, बच्चे के पेरेंट्स से हिस्ट्री लेके, बच्चे को ऑब्जर्व करके प्रॉपर जो उनके टूल्स होते हैं वो उससे डॉक्टर उसका डायग्नोसिस बना सकता है। तो फैंसी टेस्ट के लिए कई बार बहुत सारे फैंसी टेस्ट भेजे जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं है डायग्नोसिस के लिए। कुछ हम टेस्ट कराते हैं एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स देखने के लिए, वन। एंड इसका जो मेन स्टेज ट्रीटमेंट होता है वो बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, जो शुरू में हम मेन 3 चीजें देखते हैं, एक अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, स्ट्रक्चर टीचिंग और सेंसरी इंटीग्रेशन। उसके इशू सारे जो लेके उसका बच्चे का इंडिविजुअल प्लान बनता है, डॉक्टर का और साइकोलॉजी के साथ बैठ के वो बनाया जाता है। और हमारे यहाँ पे हम सब उनको किताब देते हैं, प्रिंटेड होता है, उसमें सब लिखा होता है एंड दे कैन एक्सेस द एवरीथिंग वो वेबसाइट में। इवन जो आपको जैसे डॉक्टर स्मिता ने एक बताया कि जो भी ट्रीटमेंट जिनको मिल रहा है, जो सुनना ही देता है, ऐड आती है, पेरेंट्स भागते हैं मैजिकल क्योर के लिए, मैजिकल जड़ से क्योर ऑटिज्म का नहीं है। तो हमने मटेरियल बनाया है जिसमें जो भी एविडेंस है, अनुसंधान वर्ल्ड वाइड हुआ है, उसको इकट्ठा हिंदी इंग्लिश में करके वो वेबसाइट में वो देख सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी एक पोटेंशियल थेरेपी है, उसका अभी अनुसंधान जारी है, कुछ कुछ चीजों में उसको बेनिफिट आया है, पर वो मेन स्टे अभी ट्रीटमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री में है। हमारे यहाँ भी अगले महीने से उस पर रिसर्च है, तो जब वो हो जाएगा तो विल बी एबल टू आंसर दैट आफ्टर अ ईयर। और दूसरी बात ये है कि ऑटिज्म के बच्चे, कुछ बच्चों में कोई खासियत होती है, जैसे कि किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ होती है या किसी की याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, किसी बच्चे को म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अगर बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है और उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो जरूर उसको म्यूजिक थेरेपी दें, उसको म्यूजिक का इंटरवेंशन दें। हो सकता है कि वो उसी में चमक जाए और अपनी जिंदगी उसी वो एरिया में बना ले। गाना गाना चाहता है तो अलग है, थेरेपी वो जो कह रहे हैं वो अलग है। एज अ ट्रीटमेंट उसको बाकी सारी चीजों के साथ जोड़ दिया जा सकता है, पर मेन ट्रीटमेंट हम नहीं मान सकते हैं। मेनस्टे नहीं है, गाना सुना के ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता। पर वो जो स्किल डेवलपमेंट जो है, जो डॉक्टर स्मिता ने रेज किया, ठीक था, जो बच्चे की काबिलियत है पेरेंट्स ही आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आगे एडवांस करना है। जो गा रहा है, कोई पेशेंट है हमारे, कोई बच्चे हैं जो सिर्फ मूर्तियां बनाते हैं, इतने एक्सक्विजिट मूर्तियां, या कोई चंदन का काम करते हैं, जो भी उनको लाइकिंग है उस पे आगे डेवलप करें ताकि उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग करके वो काबिल बने। ये नहीं कि हॉबी तक छोड़ दें, दे शुड बी टेकिंग एज अ अल्टीमेटली उसे तराशा जा सकता है इसी उम्र में, ताकि आगे चलकर और अच्छे से उसमें काम कर सके। बेसिकली हर बच्चे की जो क्षमता है उसको लेके मैक्सिमाइज उसके पोटेंशियल तक ले जाना है, ताकि वो सोसाइटी का एक फ्रूटफुल सिटीजन बने, तभी सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, तभी बाकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आप दोनों को, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने ऑटिज्म यानी कि स्वालीनता पर साझा की हमारे दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। जी हाँ, इस पर आप मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए और दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।